अध्याय 13 डेलोरेस के साथ सजा। उस रात बड़े हॉल का डिनर हैरी के लिए कोई बहुत सुखद अनुभव नहीं था। अम्बरिज के साथ उसकी मुठभेड़ की खबर बहुत तेजी से फैल गई थी, जो हॉगवर्ट्स के लिहाज से भी एक नया कीर्तिमान था। जब वह रॉन और हर्माइनी के साथ डिनर करने के लिए बैठा, तो उसे चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि किसी भी फुसफुसाने वाले को यह परवाह नहीं थी कि उसकी बातें हैरी को सुनाई दे रही थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वे उम्मीद कर रहे थे कि वो भड़क कर दोबारा चिल्लाने लगेगा, जिससे वे उसकी कहानी उसी की जुबानी सुन लेंगे। वह कहता है कि उसने सेक्रेड डिगोरी की हत्या होते देखी थी। वह यह भी कहता है कि उसने तुम चाहते हो कौन से मुकाबला किया था। छोड़ो भी, वह किसे बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो लगता है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। हैरी ने दांत भींच कर बोला और उसने अपनी छुरी का आटा नीचे रख दिया। उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वो उन्हें स्थिर नहीं रख पा रहा था। कि जब डंबलडोर ने उन्हें 2 महीने पहले बात बताई थी, तब उन्होंने इस पर यकीन कैसे कर लिया था। हैरी, मुद्दे की बात यह है कि शायद उन्होंने उस वक्त भी यकीन नहीं किया था। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। ओह चलो यहाँ से चलते हैं। उसने अपना छुरी कांटा भी नीचे रख दिया। रॉन हसरत भरी निगाहों से अपने आधे छूटे एप्पल पाई को देखने लगा, लेकिन वह भी उनके साथ चल दिया। रास्ते भर विद्यार्थी उन्हें देखते रहे। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद हैरी ने हरमाइनी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि उन्होंने डंबलडोर की बात पर यकीन नहीं किया था? देखो, तुम ये समझ नहीं सकते कि उस घटना के बाद माहौल कैसा था। हरमाइनी ने धीरे से कहा, तुम लॉन में सेड्रिक की लाश लेकर लौटे थे। भूल भुलैया में क्या हुआ था यह किसी ने भी नहीं देखा था। हमें तो सिर्फ डंबलडोर ने बताया था कि तुम जानते हो कौन वापस लौट आया है और उसने सेड्रिक को मार डाला था तथा तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी। जो सच है, हैरी ने जोर से कहा। हैरी, मैं जानती हूँ कि यह सच है, लेकिन क्या तुम मेहरबानी करके मुझ पर चिल्लाना बंद करोगे? हरमाइनी ने थके हुए अंदाज में कहा। बात यह है कि सच्चाई विद्यार्थियों के दिल तक पहुंचे इससे पहले ही वे गर्मियों की छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए, जहां 2 महीने तक उन्होंने यह पढ़ा कि तुम पागल हो और डंबलडोर सटिया गए हैं। जब वे गरुड़द्वार हाउस की तरफ लौटते समय खाली गलियारों में चल रहे थे, तो पानी की बौछारें खिड़कियों पर प्रहार कर रही थी। हैरी को महसूस हुआ जैसे उसका पहला दिन एक हफ्ते जितना लंबा हो। सोने से पहले ही उसके सामने होमवर्क का पहाड़ खड़ा था। उसकी दाहिनी आंख के ऊपर बोझिल सा दर्द हो रहा था। जब वे मोटी औरत के गलियारे में मुड़े, तो हैरी ने बारिश में नहाई खिड़की के बाहर अंधेरे मैदान की ओर देखा। हैग्रिड के केबिन में अब भी कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। मोटी औरत के पासवर्ड पूछने से पहले ही हरमाइनी ने कह दिया, मिम्बुलस मिम्बलटोनिया। तस्वीर आगे की तरफ झूल गई और इसके पीछे एक छेद दिखाई देने लगा। तीनों उस छेद से अंदर चले गए। गुरुद्वार का हॉल लगभग खाली था। तकरीबन सभी विद्यार्थी नीचे बड़े हॉल में डिनर कर रहे थे। क्रुक्शैंस एक कुर्सी से नीचे कूदी और चलकर उनके पास आ गई। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी आग के पास अपनी मनपसंद कुर्सियों पर बैठ गए, तो क्रुक्शैंस उछलकर हरमाइनी की गोद में चढ़ गई और वहां पर बालों वाली गद्दी की तरह बैठ गई। हैरी लपटों को घूरता रहा। वह पस्त और थका हुआ महसूस कर रहा था। डंबलडोर ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? हरमाइनी अचानक चिल्लाई, जिससे हैरी और रॉन उछल गए। क्रुक्शेंस भी डरकर उसकी गोद से कूद गई। हरमाइनी ने गुस्से में अपनी कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारा, जिससे उसके छेद में भरी चीज के कुछ टुकड़े बाहर निकले। वे उस भयंकर औरत को हमें पढ़ाने कैसे दे सकती हैं, और वह भी हमारे OWL ईयर में। गुप्त कलाओं से रक्षा विषय के हमारे टीचर्स कभी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, है ना? हैरी ने कहा। तुम जानती ही हो कि यह विषय कैसा है। हैग्रिड ने हमें बताया था कि कोई भी ये काम नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं कि यह पद शापित है। हाँ, लेकिन ऐसी औरत को यह काम देना जो दरअसल हमें जादू सीखने से रोक रही है। डंबलडोर आखिर क्या करना चाहते हैं? और वे विद्यार्थियों से चुगली करवाने की भी कोशिश कर रही है। रॉन ने स्याह अंदाज में कहा। याद है ना, उन्होंने कहा था कि अगर कोई हमें यह बताए कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, तो हम जाकर उन्हें बता दें। हरमाइनी ने सख्ती से कहा। जाहिर है वे हम सभी की चुगली और जासूसी करना चाहती हैं। यह स्पष्ट है, वरना फज उन्हें यहाँ भेजते ही क्यों? अब दोबारा बहस शुरू मत करना, हैरी ने थके अंदाज में कहा, जब रॉन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। क्या हम अपना होमवर्क, कुछ बोझ तो कम हो जाएगा। उन्होंने एक कोने से अपने स्कूल बैग उठाए और अंगीठी के पास वाली कुर्सियों पर दोबारा बैठ गए। अब विद्यार्थी डिनर करके वापस लौट रहे थे। हैरी ने अपना चेहरा तस्वीर के छेद से दूर रखा, लेकिन उसे अब भी महसूस हो रहा था कि लोग उसे घूर रहे थे। हम सबसे पहले स्नेप का काम करते हैं,
रॉन ने अपनी कलम स्याही में डुबाते हुए कहा। मूनस्टोन के गुण और काढ़े बनाने में इसके उपयोग। वह बुदबुदाया और बोलते समय ये शब्द अपने चंपत्र पर लिखे। यह लो। उसने शीर्षक के नीचे लाइन खींची, फिर हरमाइनी की तरफ उम्मीद से देखने लगा। तो मूनस्टोन के गुण क्या हैं और काढ़े बनाने में इसके क्या उपयोग हैं? लेकिन हरमाइनी उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह तो कमरे के दूर वाले कोने की तरफ देख रही थी, जहां फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन इस वक्त मासूम दिखने वाले फर्स्ट ईयर के बच्चों से घिरे बैठे थे। फर्स्ट ईयर के बच्चे कोई चीज चबा रहे थे, जो फ्रेड ने उन्हें एक बड़े पेपर बैग में से निकाल कर दी थी। नहीं, मुझे अफसोस है, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वह खड़ी होकर बहुत गुस्से में बोली। चलो रॉन। मैं? क्या? रॉन ने कहा। निश्चित रूप से वह समय काट रहा था। नहीं, छोड़ो भी हरमाइनी, हम उन्हें टॉफियां बांटने से तो नहीं रोक सकते। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वे टॉफियां नहीं, बल्कि नासिका रक्त प्रवाह टॉफी या वमनकारी टॉफी है। मूर्छा आकांक्षा टॉफी, हैरी ने धीरे से जोर दिया। फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे एक एक करके बेहोश हो गए और अपनी कुर्सियों पर लुढ़क गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सिर पर अदृश्य हथौड़ा मार दिया हो। कुछ तो फर्श पर लुढ़क गए, बाकी अपनी कुर्सियों के हत्थे पर झूल रहे थे और उनकी जीभें बाहर निकली हुई थी। उन्हें देखने वाले ज्यादातर विद्यार्थी हंस रहे थे। बहरहाल हरमाइनी ने अपने कंधे ताने और सीधे उस तरफ गई जहां फ्रेड और जॉर्ज क्लिपबोर्ड पर खड़े थे तथा फर्स्ट ईयर के बेहोश बच्चों को गौर से देख रहे थे। रॉन अपनी कुर्सी से आधा उठा, एक दो पल के लिए अनिश्चितता से झूला और फिर हैरी से बुदबुदाकर बोला, मेरे जाने की क्या जरूरत है, उसने स्थिति को संभाल लिया है। यह कहकर वो अपनी कुर्सी में उतनी नीचे धंस गया जितना उसका लंबा शरीर धंस सकता था। बस काफी है, हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज से कहा। उन्होंने उसकी तरफ थोड़ी हैरानी से देखा। हाँ, तुमने सही कहा, जॉर्ज ने सिर हिलाते हुए कहा। इतना डोज काफी है ना? मैंने तुम्हें आज सुबह ही चेतावनी दी थी कि तुम विद्यार्थियों पर अपनी घटिया चीजों के प्रयोग नहीं कर सकते, फ्रेड ने गुस्से से कहा। हम उन्हें इस बात के पैसे दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह खतरनाक हो सकता है, फ्रेड ने कहा। बकवास। शांत हो जाओ हरमाइनी, वे सही सलामत हैं, ली ने आश्वस्त करते हुए कहा। फर्स्ट ईयर के बच्चे के पास गया और उनके खुले मुंह में बैगनी टॉफी डाल दी। जॉर्ज बोला, हाँ देखो तो सही, वे होश में आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे सचमुच हिलने डुलने लगे थे। कुछ तो यह देखकर सदमे में आ गए थे कि वे फर्श पर पड़े थे या अपनी कुर्सी पर झूल रहे थे। यह देखकर हैरी को यकीन हो गया कि फ्रेड और जॉर्ज ने उन्हें यह चेतावनी नहीं दी थी कि टॉफियां खाने के बाद क्या होगा। अच्छा लग रहा है, जॉर्ज ने दयालुता से काले बालों वाली एक छोटी लड़की से कहा, जो ठीक उसके कदमों के पास लेटी थी। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, फ्रेड ने खुशी से कहा, लेकिन अगले ही पल हरमाइनी ने उसके हाथ से उसका क्लिपबोर्ड और मूर्छा आकांक्षा टॉफियों का पेपर बैग छीन लिया। यह बहुत बढ़िया नहीं है, फ्रेड ने गुस्से से कहा। यह बहुत बढ़िया ही है। देखो, वे लोग जिंदा हैं, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा? हम उन्हें बीमार नहीं करना चाहते, हम पहले ही खुद पर इनका इस्तेमाल करके देख चुके हैं। हम तो सिर्फ ये तसल्ली करना चाहते हैं कि उनका असर सभी पर एक जैसा होता है या नहीं। अगर तुम लोग ये बंद नहीं करोगे तो हमें सजा दोगी? फ्रेड ने पूछा। उसकी आवाज में मैं देखता हूँ तुम ऐसा कैसे करती हो वाला अंदाज था। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें लाइन लिखने की सजा दोगी? कमरे में मौजूद सभी विद्यार्थी हंसने लगे। हरमाइनी तनकर खड़ी हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ी और उलझे हुए बाल जैसे बिजली से कड़कड़ा रहे थे। नहीं, उसने कहा और उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। ऐसा मत करना, जॉर्ज ने दहशत में कहा और उससे एक कदम दूर हट गया। मैं ऐसा ही करूंगी, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। मैं तुम लोगों को ये मूर्खतापूर्ण चीजें खुद खाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन तुम ये चीजें फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं दे सकते। फ्रेड और जॉर्ज दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिजली का झटका लग गया हो। यह स्पष्ट था कि उन्हें हरमाइनी से इस धमकी की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आखिरी बार गुस्से से घूरने के बाद हरमाइनी ने फ्रेड का क्लिपबोर्ड और मूर्छा आकांक्षा टॉफियों का बैग उसे पकड़ा दिया और अंगीठी के पास रखी अपनी कुर्सी की तरफ लौट आई। रॉन अब भी अपनी कुर्सी पर इतने नीचे झुका हुआ था कि उसकी नाक उसके घुटने से टकराने लगी थी। हरमाइनी ने जहर बुझी अंदाज में कहा, रॉन, तुमने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद। रॉन बुदबुदाया, तुमने खुद ही स्थिति अच्छी तरह संभाल ली थी।
हरमाइनी ने कुछ पल तक अपने खाली चंपत्र को एकटक देखा और फिर बोली, कोई फायदा नहीं है, अब मेरी एकाग्रता भंग हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। उसने झटके से अपना बैग खोला। हैरी ने सोचा कि वो अपनी पुस्तकें रखने वाली है, लेकिन हरमाइनी ने बैग में कुछ रखने के बजाय ऊन से बुने दो अजीब आकार के सामान बाहर निकाले। उसने उन्हें अंगीठी के पास वाली टेबल पर सावधानी से रख दिया। फिर उसने उन्हें चंपत्रों के टुकड़ों और एक टूटी कलम से ढक दिया। इसके बाद वो उन्हें देख देख कर खुश होने लगी। तुम ये क्या कर रही हो? रॉन ने पूछा। वह उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसे यह शक हो कि उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। घरेलू जिन्नों के लिए हैट रख रही हूँ, हरमाइनी ने तेजी से कहा और अपनी पुस्तकें बैग में जमाने लगी। मैंने इन्हें गर्मी की छुट्टियों में बनाया है। बिना जादू के मैं बहुत धीमे बुन पाती हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल लौट आई हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही बहुत सारे बना लूंगी। तुम घरेलू जिन्नों के लिए हैट रख रही हो? रॉन ने धीरे से कहा। और उन्हें कचरे से ढक रही हो? हाँ, हरमाइनी ने आवेश में कहा और बैग उठाकर अपनी पीठ पर लटका लिया। तुम गलत काम कर रही हो, रॉन ने गुस्से से कहा। तुम उन्हें धोखे से ऊन के हैट नहीं दे सकती। हो सकता है कि वे आजाद नहीं होना चाहते हो और तुम उन्हें जबरदस्ती आजाद करा रही हो। वे आजाद होना चाहते हैं, हरमाइनी ने तत्काल कहा, हालांकि उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। तुम उन हैट्स को छूने की जरूरत भी मत करना, रॉन। वह मुड़ी और चली गई। रॉन ने तब तक इंतजार किया जब तक कि हरमाइनी लड़कियों के कमरों की तरफ जाने वाले दरवाजे से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने ऊन वाले हैट्स पर पड़े कचरे को हटा दिया। कम से कम उन्हें यह तो पता होना चाहिए कि वे क्या उठा रहे हैं, उसने दृढ़ता से कहा। खैर, उसने वो चंपत्र मोड़ लिया जिस पर उसने स्नेप के निबंध का शीर्षक लिखा था। अब इसे पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसे हरमाइनी के बिना नहीं कर सकता। मुझे जरा भी पता नहीं है कि मून स्टोन का क्या किया जाता है। क्या तुम्हें पता है? हैरी ने अपना सिर हिलाया और ऐसा करते समय उसे एहसास हुआ कि उसकी दाई कनपट्टी का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने दानवों के युद्धों के लंबे निबंध के बारे में सोचा, जिससे दर्द और बढ़ गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि सुबह उसे अफसोस होगा कि उसने अपना होमवर्क रात को ही पूरा क्यों नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसने पुस्तकें बैग में रख ली। मैं भी सोने जा रहा हूँ। कमरे तक जाने वाले दरवाजे की तरफ जाते समय वह सीमस के पास से गुजरा, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हैरी को हल्का सा आभास हुआ कि सीमस कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था, लेकिन वह तेज तेज चलने लगा और बिना कोई नया कष्ट झेले घुमावदार सीढ़ियों की शांति में पहुंच गया। अगला दिन भी पिछले दिन की तरह ही स्याह और बारिश से भरा था। नाश्ते के वक्त भी हैग्रिड स्टाफ टेबल से नदारद था। रॉन उत्साह से बोला, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज स्नेप का पीरियड नहीं है। हरमाइनी ने जमकर जमाई ली और कप में कॉफी डाली। वह किसी कारण थोड़ी खुश लग रही थी। जब रॉन ने उससे पूछा कि वह किस कारण खुश है, तो उसने कहा, हैट चले गए हैं, ऐसा लगता है कि घरेलू जिन्नों को आजादी चाहिए। मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा, रॉन ने उसकी बात काटते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारे हैट कपड़ों की गिनती में ना आते हो। वैसे भी वे मुझे हैट नहीं लग रहे थे, वे तो उनके गोले लग रहे थे। हरमाइनी ने उससे पूरी सुबह बात नहीं की। सम्मोहन के 2 पीरियडों के बाद रूपांतरण के 2 पीरियड हुए। प्रोफेसर फिल्टविक और प्रोफेसर मैगोनिगल दोनों ही अपने पीरियड के शुरुआती 15 मिनट में पूरी क्लास को OWL के महत्व पर भाषण पिला रहे थे। नाटे प्रोफेसर फिल्टविक हमेशा की तरह किताबों के ढेर पर बैठे थे ताकि वो अपनी डेस्क के ऊपर से देख सकें। उन्होंने अपनी चूं चूं करती आवाज में कहा, तुम सभी को ये याद रखना चाहिए कि परीक्षाएं आने वाले सालों में तुम्हारे भविष्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर तुमने अब तक अपने करियर के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है, तो ऐसा करने का यही सही समय है। और इस दौरान हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि तुम अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सको। फिर विद्यार्थियों ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक सम्मोहन मंत्रों को दोहराया, जो प्रोफेसर फिल्टविक के अनुसार उनके OWL में निश्चित रूप से आने वाले थे। पीरियड के अंत में उन्होंने सबको सम्मोहन का इतना सारा होमवर्क दे दिया जितना पहले कभी नहीं दिया था। रूपांतरण की क्लास में भी अगर स्थिति इससे ज्यादा खराब नहीं थी, तो कम से कम इतनी ही खराब थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने गंभीरता से कहा, तुम तब तक OWL पास नहीं कर सकते जब तक कि गंभीरता से मेहनत न करो, अभ्यास न करो और अध्ययन न करो। मेरा मानना है कि इस क्लास का हर विद्यार्थी रूपांतरण में OWL हासिल कर सकता है, बशर्ते वो जमकर मेहनत करे और तैयार हो। नेविल ने अविश्वास भरी आवाज निकाली। हाँ, तुम भी लॉन्ग बॉटम, प्रोफेसर मैगोनिगल बोली।
तुम्हारे काम में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस आत्मविश्वास की कमी है। तो आज हम ओझल मंत्र का अभ्यास करेंगे। ये प्रकटीकरण मंत्रों से ज़्यादा आसान है, जिनका अभ्यास तुम NEWT के स्तर पे करोगे। इसके बावजूद ये बहुत मुश्किल है और ये तुम्हारे OWL में आ सकते हैं। उन्होंने सही कहा था। हैरी को ओझल मंत्र बेहद मुश्किल लगे। 2 पीरियड खत्म होने तक वह और रॉन उन घोंघों को ओझल नहीं कर पाए जिन पर वे अभ्यास कर रहे थे। हालांकि रॉन ने आशा भरे स्वर में कहा था कि उसका घोंघा पहले से ज्यादा पीला दिख रहा था। दूसरी तरफ हरमाइनी ने तीसरी कोशिश में ही अपना घोंघा ओझल कर दिया, जिस पर खुश होकर प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे गरुड़द्वार के लिए 10 पॉइंट का बोनस दे दिया। वो इकलौती विद्यार्थी थी जिसे उस दिन होमवर्क नहीं दिया गया। बाकी सभी से कहा गया कि वे रात को मंत्र का अभ्यास करें और अगले दिन क्लास में घोंघों पर फिर से कोशिश करने के लिए तैयार होकर आएं। होमवर्क अब इतना ज्यादा हो चुका था कि हैरी और रॉन दहशत में आ गए। उन्होंने लंच की छुट्टी में लाइब्रेरी में बैठकर काढ़े बनाने में मूनस्टोन के उपयोगों के बारे में पढ़ा। रॉन के ऊनी हैट्स वाले ताने के कारण हरमाइनी भी उससे खफा थी, इसलिए वो उनके पास नहीं आई। जब तक वे दोपहर में जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में पहुंचे, तब तक हैरी का सिर दोबारा दुखने लगा था। दिन ठंडा और हवादार था। जब घास भरी ढलान पर चलकर वे अंधेरे जंगल के किनारे बने हैग्रिड के केबिन की तरफ गए, तो उन्हें अपने चेहरों पर बारिश की इक्का दुक्का बूंदें महसूस हुई। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक हैग्रिड के केबिन के सामने वाले दरवाजे से लगभग 10 गज दूर विद्यार्थियों का इंतजार कर रही थी। उनके सामने एक लंबी टेबल लगी थी जो टहनियों से ढकी थी। जब हैरी और रॉन उसके पास पहुंचे, तो उन्हें पीछे से हंसी का जोरदार ठहाका सुनाई दिया। उन्होंने मुड़कर देखा। ड्रेको मैल्फॉय तेजी से डग भरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, और हमेशा की तरह आज भी उसके आसपास नागशक्ति के चमचों का गैंग था। जाहिर है उसने उस वक्त कोई बहुत मजेदार बात कही थी, क्योंकि क्रैप, गोयल, पेंसी पार्किंसन और बाकी विद्यार्थी लगातार हंस रहे थे जब वे टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हुए। जिस तरह से वे सभी हैरी को बार बार देख रहे थे, उससे हैरी को यह समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई कि मजाक उसी के विषय में किया गया होगा। सब लोग आ गए? प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने गरज कर पूछा जब नागशक्ति और गुरुद्वार के विद्यार्थी आ गए। तो शुरू करते हैं। मुझे इन प्राणियों का नाम कौन बता सकता है? उन्होंने अपने सामने रखे टहनियों के ढेर की तरफ इशारा किया। हरमाइनी का हाथ हवा में उठ गया। उसके पीछे मेल्फॉय उसकी नकल करते हुए उछला, जैसे जवाब देने के लिए बहुत उतावला हो। पेंसी पार्किंसन हंस पड़ी, लेकिन जल्दी ही उसकी हंसी चीख में बदल गई जब टेबल पर रखी टहनी अचानक हवा में उछली और उनके सामने नन्हे पिशाचों जैसे छोटे छोटे प्राणी आ गए। वे लकड़ी के बने दिख रहे थे। उन सभी के भूरे हाथ पैर गांठदार थे और हर हाथ के सिरे पर टहनी जैसी 2 उंगलियां थीं। उनका चेहरा अजीब तरीके से सपाट था। लकड़ी जैसे इस चेहरे में काली भूरी आंखें चमक रही थी। ऊ पार्वती और लेवेंडर ने उत्साह से कहा, जिससे हैरी बुरी तरह चिढ़ गया। इस तरह की प्रतिक्रिया से कोई भी यह सोचेगा कि हैग्रिड ने उन्हें कभी प्रभावशाली प्राणी दिखाए ही नहीं थे। यह माना कि फ्लावर बॉम्ब्स थोड़े बोझिल थे, लेकिन सैलमेंडर और गरुड़ाश्व काफी दिलचस्प थे, और विस्फोटक अग्निडंक तो शायद जरूरत से ज्यादा दिलचस्प थे। लड़कियों, मेहरबानी करके अपनी आवाजें नीचे रखो, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने तीखी आवाज में कहा, और टहनियों जैसे दिखते प्राणियों के बीच भूरे चावल जैसी चीजें बिखरा दी, जिसे वह तत्काल खाने लगे। तो किसी को इन प्राणियों के नाम पता है, मिस ग्रेंजर? काष्ठजीव, हरमाइनी ने कहा। ये वृक्ष रक्षक हैं। आमतौर पर उन पेड़ों पर रहते हैं जिनसे छड़ी बनाई जाती है। गरुड़द्वार को 5 पॉइंट, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा। हाँ, ये काष्ठजीव हैं, और मिस ग्रेंजर ने सही कहा। वे आमतौर पर उन पेड़ों पर रहते हैं जिनकी लकड़ी से छड़ियां बनाई जाती हैं। किसी को मालूम है ये क्या खाते हैं? वुड स्लाइस, हरमाइनी ने तत्काल कहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हैरी को ऐसा क्यों लग रहा था कि भूरे चावल के दाने हिल, लेकिन परी अंडे भी, अगर वे उन्हें मिल जाएं। शाबाश, तुम्हें 5 पॉइंट और मिलते हैं। तो जब भी तुम्हें किसी ऐसे पेड़ से पत्तियां या लकड़ी चाहिए हो जिनमें काष्ठ जीव रहता हो, तो समझदारी इसी में है कि इसका ध्यान भंग करके इसे बहलाने के लिए वुड स्लाइस का तोहफा तैयार रखा जाए। ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये अपनी उंगलियों से इंसान की आंखें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा तुम देख सकते हो, इनके नाखून बहुत पहने हैं और आंखों के आसपास नहीं होना चाहिए। तुम लोग थोड़े करीब आ जाओ और थोड़े वुड स्लाइस ले लो,
फिर तुम लोग एक कास्ट जीव भी ले लो। मेरे पास इतने कास्ट जीव हैं कि 3 लोग एक का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह तुम उनका अध्ययन ज्यादा करीब से कर सकोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी क्लास खत्म होने तक एक स्केच बनाओ जिसमें इसके शरीर के अंगों के नाम लिखे हों। क्लास टेबल की तरफ आगे बढ़ी। हैरी जानबूझकर घूमते हुए पीछे पहुंच गया ताकि वो प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के ठीक पास पहुंच सके। जब बाकी विद्यार्थी कास्ट जीव चुन रहे थे तो हैरी ने पूछा, हैग्रिड कहाँ है? तुम चिंता मत करो, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने उसे झिड़कते हुए कहा। उनका नजरिया पिछली बार भी ऐसा ही था जब हैग्रिड क्लास लेने नहीं आया था। अपने नुकीले चेहरे के पोर पोर से मुस्कुराते हुए ड्रेको मेल्फॉय हैरी के पास झुका और उसने सबसे बड़ा कास्ट जीव चुन लिया। शायद वह मूर्ख तुम्हारी तरह घायल हो गया होगा, मेल्फॉय ने धीरे से कहा, ताकि सिर्फ हैरी ही उसकी बात सुन पाए। हैरी ने अपने मुंह के कोने से कहा, अगर तुम चुप नहीं रहे तो शायद तुम भी घायल हो जाओगे। शायद वो अपने से ज्यादा बड़ी समस्या से जूझ रहा है। उम्मीद है तुम मेरी बात का मतलब समझ गए होगे। मेल्फॉय दूर चला गया और हैरी की तरफ मुड़ मुड़कर मुस्कुराता रहा। हैरी अचानक बीमार महसूस करने लगा। क्या मेल्फॉय को कुछ पता था? आखिर उसके पिता प्राणभक्षी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पिता को हैग्रिड के बारे में ऐसी बातें मालूम हो जो समूह के कानों तक न पहुंच पाई हो। वो टेबल के पास से चलकर तेजी से रॉन और हरमाइनी के पास पहुंचा, जो घास पर कुछ दूर बैठे थे और एक कास्ट जीव को इस बात के लिए मना रहे थे कि वो तब तक स्थिर रहे जब तक वे उसकी ड्राइंग न बना लें। हैरी ने चंपत्र और कलम बाहर निकाले, उनके पास उकड़ू बैठा तथा फुसफुसाकर उन्हें मेल्फॉय की कही बात बता दी। अगर हैग्रिड को कुछ होता है तो डंबलडोर को पता चल जाएगा, हरमाइनी ने तत्काल कहा। मेल्फॉय हमें चिंता में डालना चाहता है, इसलिए चिंता मत करो। इससे उसे पता चल जाएगा कि हम ये नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमें उसे नजरअंदाज करना होगा। हैरी, यह लो, कास्ट जीव को एक पल के लिए पकड़ो ताकि मैं उसके चेहरे की ड्राइंग बना सकूं। हाँ। उन्हें सबसे पास वाले समूह में ड्रेको मेल्फॉय की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। डैडी अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री जी से बातें कर रहे थे और ऐसा लगता है कि मंत्रालय यहाँ से घटिया टीचर्स को निकालने की ठान चुका है। इसलिए अगर वो मंदबुद्धि लौट भी आया तो भी उसे यहाँ से फौरन बाहर निकाल दिया जाएगा। आउच! हैरी ने कास्ट जीव को इतनी कसकर दबा दिया था कि यह पिचकते पिचकते बचा। इसके बदला लेते हुए उसने अपनी तीखी उंगलियों से हैरी के हाथ पर वार किया, जिससे 2 लंबे गहरे घाव हो गए। हैरी ने उसे छोड़ दिया। क्रैबो गोयल हैग्रिड के बाहर निकाले जाने की बात सुनकर खीखी करने लगे। जब कास्ट जीव हैरी के हाथ से छूटकर पूरी तेजी से जंगल की तरफ भागा तो वे और जमकर हंसने लगे। लकड़ी का वह छोटा सा प्राणी सरपट भागकर पेड़ों की जड़ों में खो गया। जब मैदान के पार से घंटी की आवाज सुनाई दी तो हैरी ने खून से सनी कास्ट जीव की ड्राइंग को तय किया और हरमाइनी के रुमाल में हाथ लपेटकर जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास की तरफ चल दिया। मेल्फॉय की अपमानजनक हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हैरी दांत भींचकर बोला, अगर उसने हैग्रिड को दोबारा मंदबुद्धि कहा। हैरी, मेल्फॉय से पंगा मत लो। यह मत भूलो कि वह प्रीफेक्ट है। वो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना सकता है। हैरी ने व्यंग से कहा, क्या पता मुश्किल जिंदगी कैसी होती होगी। रॉन हंस पड़ा, लेकिन हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ा ली। वे सब्जियों की क्यारी के पार गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अब तक यह तय नहीं कर पा रहा था कि बारिश गिराना चाहता था या नहीं। ग्रीन हाउसों के पास पहुंचकर हैरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हैग्रिड जल्दी वापस आ जाए और यह मत कहना कि ग्रबली प्लैंक उससे ज्यादा अच्छी टीचर हैं। उसने धमकी देते हुए कहा। मैं ये नहीं कहने वाली थी, हरमाइनी ने शांति से कहा, क्योंकि वे कभी हैग्रिड जितनी अच्छी नहीं हो सकती। हैरी ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसे इस बात का पूरा एहसास था कि उसने अभी अभी जादुई प्राणियों की एक बहुत बढ़िया क्लास देखी थी और वह इससे चिढ़ गया था। सबसे करीब वाले ग्रीन हाउस का दरवाजा खुला और 4th ईयर के कुछ विद्यार्थी बाहर निकले, जिनमें जिनी भी थी। हाय, उसने पास से गुजरते समय उत्साह से कहा। कुछ पल बाद लूना लवगुड निकली और क्लास के बाकी विद्यार्थियों के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी नाक पर मिट्टी लगी थी और बाल सिर के ऊपर बंधे थे। हैरी को देखते ही उसकी बाहर निकली आंखें रोमांच से और बाहर निकल आईं तथा वह सीधे उनकी तरफ आने लगी। हैरी के कुछ सहपाठी उत्सुकता से उसे देखने लगे। लूना ने लंबी सांस खींची और बिना हेलो हाय के सीधे बोलने लगी, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, और मुझे यह भी यकीन है कि तुम उससे लड़े थे और उससे बच निकले। ठीक है, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। लूना बालियों की जगह पर नारंगी गाजर पहने हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्वती और लेवेंडर का ध्यान इस तरफ चला गया था, क्योंकि वे उसके कानों की तरफ इशारा करके हंस रही थी।
लूना ने कहा। तुम हंस सकती हो। उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। उसे ऐसा लगा कि पार्वती और लेवेंडर उसकी अजीब बालियों के बजाय उसकी अजीब बातों पर हंस रही थी। वह आगे बोली, लेकिन लोग यह मानते हैं कि बिबलिंग हमडिंगर या क्रम्पल हार्ड स्नोरकेक जैसी चीजें नहीं होती हैं। वे सही सोचते हैं, है ना? हरमाइनी ने अधीरता से कहा। ब्लिम्बरिंग हेमडिंगर या क्रम्पल हार्ड स्नोरकेक जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। लूना ने उसकी तरफ कहर ढाती नजर डाली और चली गई। उसकी गाजरें तेजी से लहरा रही थीं। अब पार्वती और लेवेंडर ही नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हंसने लगे थे। क्लास की तरफ जाते समय हैरी ने हरमाइनी से कहा, तुम उन लोगों को परेशान क्यों करती हो जो मेरी बात पर यकीन करते हैं? भगवान के लिए हैरी, तुम्हें उससे अच्छे समर्थक मिल सकते हैं, हरमाइनी ने कहा। जिनी ने मुझे उसके बारे में बताया है, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर यकीन करती है जिनके बारे में कोई सबूत नहीं होता। ऐसी लड़की से और क्या उम्मीद की जा सकती है जिसके पिता द क्विबलर जैसी पत्रिका चलाते हैं? हैरी उन पंख वाले खतरनाक घोड़ों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उसने हॉगवर्ट्स आते समय देखा था। लूना ने उसे बताया कि वह भी उन्हें देख सकती है। उसका मनोबल कम हो गया। क्या वो झूठ बोल रही थी? लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में ज्यादा सोच पाता, अन्नी मैकमिलन उसके पास आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, पॉटर, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अजीब लोग ही तुम्हारा समर्थन नहीं करते हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से तुम पर 100% यकीन करता हूँ। मेरा परिवार हमेशा डंबलडोर के साथ है और मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नी, हैरी ने कहा। वह आश्चर्यचकित लेकिन खुश था। अर्नी इस तरह के मौकों पर थोड़ा बड़बोला हो सकता था, लेकिन हैरी का मूड इस समय ऐसा था कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन पाकर खुश हो जाता जिसके कानों से गाजर नहीं लटक रही हो। अर्नी के शब्द सुनकर लेवेंडर ब्राउन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जब हैरी रॉन और हर्माइनी से बातें करने के लिए मुड़ा तो उसे सीमस के चेहरे का भाव दिख गया, जो दुविधा तथा आवेश में दिख रहा था। किसी को भी ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि प्रोफेसर स्प्राउट ने OWL का महत्व बताकर उनकी क्लास शुरू की। हैरी चाहता था कि काश टीचर्स ऐसा करना बंद कर दें। उसे चिंता होने लगी थी और अब भी वह यह याद करता था कि उसे कितना सारा होमवर्क करना है तो उसके पेट में हलचल मचने लगती थी। यह हलचल और ज्यादा बढ़ गई जब प्रोफेसर स्प्राउट ने क्लास के अंत में उन्हें होमवर्क के तौर पर एक निबंध लिखने को कहा। जब गरुड़द्वार के विद्यार्थी 1.5 घंटे बाद महल की तरफ लौटे तो वे थके हुए थे और उनके पास से ड्रैगन के गोबर की बदबू आ रही थी, जो प्रोफेसर स्प्राउट की प्रिय खाद थी। उनमें से कोई भी ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। यह एक और लंबा दिन था। चूंकि हैरी को बहुत भूख लगी थी और उसे 5 बजे सजा काटने के लिए अम्बridge के पास भी जाना था, इसलिए वो गरुड़द्वार टावर में अपने बैग रखे बिना सीधे डिनर करने चला गया, ताकि वह खाना खाने के बाद उस सजा का सामना कर पाए जो अम्बridge उसे देने वाली थी। बहरहाल वह अभी बड़े हॉल के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी उसे एक तेज और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ओए पॉटर! अब क्या हुआ? वह थके अंदाज में बुदबुदाया। उसने मुड़कर देखा। सामने एंजेलिना जॉनसन खड़ी थी। वो बहुत नाराज दिख रही थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ, उसने कहा। वह सीधे उसके पास आई और उसके सीने में अपनी उंगली तेजी से घुसेड़ दी। तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हें शुक्रवार को 5 बजे सजा काटना पड़ा? क्या? हैरी ने कहा। क्यों? ओह हाँ, कीपर के ट्रायल्स। अब जाकर तुम्हें याद आया, एंजेलिना गुर्राई। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया है कि मैं पूरी टीम के साथ ट्रायल्स करना चाहती हूँ और ऐसे कीपर को रखना चाहती हूँ जिसका पूरी टीम के साथ तालमेल बैठ सके? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि मैंने खास तौर पर क्विडिच पिच बुक की थी और अब तुमने फैसला किया है कि तुम वहां नहीं रहोगे? यह फैसला मैंने नहीं किया है। हैरी उसके शब्दों के अन्याय को नहीं झेल पाया। मुझे उस अमृत औरत ने इसलिए सजा दी है क्योंकि मैंने उसे तुम जानते हो कौन के बारे में सच्चाई बता दी है। तो तुम उससे जाकर ये कह दो कि वह तुम्हें शुक्रवार को छोड़ दे, एंजेलिना ने खूंखार अंदाज में कहा। और मुझे परवाह नहीं है कि तुम ऐसा कैसे करते हो। अगर तुम चाहो तो तुम उसे बता दो कि तुम जानते हो कौन तुम्हारे दिमाग का वहम है। बस इतना पक्का कर लो कि तुम वहां पर रहो। वह पलटी और तेजी से चली गई। बड़े हॉल में दाखिल होते समय हैरी ने रॉन और हरमाइनी से कहा, मैं सोचता हूँ कि हमें पडलमियर यूनाइटेड टीम से पता करवाना चाहिए कि कहीं ओलिवर वुड किसी प्रशिक्षण सत्र में मर तो नहीं गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा एंजेलिना में घुस गई है। गरुड़द्वार की टेबल पर बैठते समय रॉन ने संदेह से कहा, तुम्हारे हिसाब से इस बात की कितनी संभावना है कि अम्बridge तुम्हें शुक्रवार को छोड़ देंगी? 0 से भी कम, हैरी ने उदासी से कहा और अपनी प्लेट में चॉप्स रखने लगा। फिर भी मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना?
मैं उसके बदले में 2 दिन सजा काटने का प्रस्ताव रखूंगा या ऐसी कोई और बात कहूंगा। उसने आलू का कौर निगलते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि वे आज ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगी। तुम्हें पता है, हमें निबंध लिखने हैं, मैगोनिगल के दिए ओझल मंत्र का अभ्यास करना है, फिल्ट्रिक के दिए विपरीत समूहन का काम करना है, काष्ठजीव की ड्राइंग पूरी करनी है और ट्रिलोनी की सपनों की मूर्तापूर्ण डायरी शुरू करनी है। रॉन ने आह भरी और किसी कारण से छत की तरफ देखने लगा। लगता है बारिश भी होने वाली है। हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसका हमारे होमवर्क से क्या लेना देना है? कुछ नहीं, रॉन ने तत्काल कहा और उसके कान लाल हो गए। 5 बजने से 5 मिनट पहले हैरी ने बाकी दोनों से विदा ली और तीसरी मंजिल पर बने अम्बridge के ऑफिस की तरफ चल दिया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो चाशनी भरी आवाज आई, अंदर आ जाओ। वो सावधानी से अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा। वो पहले वाले तीनों प्रोफेसर के समय इस ऑफिस में आया था। जब गिल्ड्रॉय लॉकट यहाँ रहते थे तो यहाँ पर उनकी मुस्कुराती तस्वीरें लगी थी। जब लुपिन यहाँ थे तो इस बात की काफी संभावना थी कि यहाँ पर आपको किसी पिंजरे या टैंक में कोई दिलचस्प शैतानी प्राणी दिख जाए। बहरूपिया मूडी के दौर में यहाँ बहुत सारे यंत्र रखे हुए थे जो गलत कामों और गुप्त कलाओं को पकड़ने में काम आते थे। बहरहाल अब ये पहचान में नहीं आ रहा था। हर जगह जालीदार कवर और कपड़े से ढकी थी। कई फूलदान में फूल रखे थे जो सूख रहे थे। एक दीवार पर सजावटी प्लेटों का संग्रह था जिसमें हर एक पर बिल्ली के बड़े से रंग बिरंगे बच्चों का फोटो था जिसके गले में पट्टा डला था। यह सब इतना अजीब दिख रहा था कि हैरी हैरानी से देखता रहा तब जब तक प्रोफेसर अम्बridge दोबारा नहीं बोली। गुड इवनिंग मिस्टर पॉटर। हैरी चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। उनकी तरफ उसका ध्यान पहले इसलिए नहीं गया था क्योंकि वे फूलों वाला दुशाला पहनी थी जो उनके पीछे वाली डेस्क के टेबल क्लॉथ से काफी मिलता जुलता था। गुड इवनिंग प्रोफेसर अम्बridge, हैरी ने सख्त आवाज में कहा। बैठ जाओ, उन्होंने कहा और एक छोटी टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर जालीदार टेबल क्लॉथ था। टेबल के पास उन्होंने सीधी पीठ वाली एक कुर्सी लगा दी थी। टेबल पर एक खाली चंपत्र पड़ा था और स्पष्ट रूप से वह उसी का इंतजार कर रहा था। और हैरी ने बिना हिले कहा, प्रोफेसर अम्बridge, और इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ। उनकी बाहर निकलती आंखें सिकुड़ गई। ओह, अच्छा। दरअसल मैं गरुड़द्वार की क्विडिच टीम में हूँ। मुझे शुक्रवार शाम को 5 बजे नए कीपर्स के ट्रायल में जाना होगा और मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे उस दिन छुट्टी दे दें तो मैं इसके बदले किसी और दिन सजा काट लूंगा। बात पूरी होने से पहले ही उसे पता चल गया कि इससे कोई फायदा नहीं था। ओ नहीं, अम्बridge ने कहा। वे इतनी जमकर मुस्कुरा रही थी जैसे उन्होंने अभी अभी किसी रसीली मक्खी को निगला हो। ओ नहीं नहीं नहीं, मिस्टर पॉटर, तुमने घटिया, खतरनाक, लोकप्रियता वाले कहानियां सुनाने के लिए सजा दी जा रही हैं और सजाएं अपराधी की सुविधा के हिसाब से नहीं बदली जाती हैं। नहीं, तुम कल 5 बजे यहाँ आओगे और परसों भी और शुक्रवार को भी। तुम योजना के हिसाब से सजा काटोगे। यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज छोड़ना पड़ेगी जिसे तुम वाकई करना चाहते हो। इससे तुम्हें वो सबक सीखने में मदद मिलेगी जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हैरी को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में खून उबलने लगा है और उसके कानों में उसकी जोरदार आवाज आ रही है। तो वह घटिया, खतरनाक, लोकप्रियता पाने वाली कहानियां सुना रहा है। अच्छा। अम्बridge एक तरफ सिर झुकाकर उसे देखती रही और अब भी जमकर मुस्कुराती रही जैसे उन्हें पता हो कि वो क्या सोच रहा है और यह देखने का इंतजार कर रही हूँ कि वो दोबारा चिल्लाना कब शुरू करेगा। बहुत कोशिश करने के बाद हैरी ने उनसे दूर देखा। उसने अपना स्कूल बैग पीठ वाली कुर्सी के पास टिका दिया और बैठ गया। देखा, अम्बridge ने मीठी आवाज में कहा, हम अभी से अपने गुस्से को काबू में रखना सीख गए हैं, है ना मिस्टर पॉटर? तुम्हें कुछ लाइनें लिखनी है। हैरी अपना बैग खोलने के लिए नीचे झुका लेकिन अम्बridge ने आगे कहा, नहीं मिस्टर पॉटर, अपनी कलम से नहीं, मेरी खास कलम से लिखो। ये लो। उन्होंने हैरी को एक लंबी, पतली, काली कलम दी जिसकी नोक बहुत नुकीली थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ तुम लिखो, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार? हैरी ने भी विनम्रता की जोरदार नकल करते हुए कहा। अम्बridge ने मीठी आवाज में कहा, ओह, तब तक कि जब तक सबक अंदर धंस न जाए। अब शुरू हो जाओ। वे अपनी डेस्क पर बैठ गईं और चंपत्रों के ढेर पर झुक गईं जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे निबंध जांच रही हों। हैरी ने नुकीली काली कलम उठा ली। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि किसी चीज की कमी थी। उसने कहा,
आपने मुझे स्याही तो दी ही नहीं। ओह, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोफेसर अम्बridge ने कहा। उनकी आवाज में हंसी का बहुत हल्का सा पुट था। हैरी ने वो कलम चंपत्र पर रखी और लिखने लगा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। उसके चंपत्र पर जो शब्द उभरे थे वे लाल स्याही में चमक रहे थे। उसी समय वे शब्द हैरी के दाहिने हाथ के पीछे उभर आए थे और उसकी चमड़ी को भेद रहे थे, जैसे डिसेक्शन करने वाले चाकू से उन्हें वहां पर उकेर दिया गया हो। बहरहाल, जब वो अपने चमकते हुए घाव को घूर रहा था तो चमड़ी दोबारा ठीक हो गई और वह जगह पहले जैसी हो गई। हालांकि चमड़ी थोड़ी लाल थी, लेकिन वो जगह समतल थी। हैरी ने अम्बridge की तरफ देखा। वे उसे ही देख रही थी और उनका चौड़ा मेंढकी जैसा मुंह मुस्कुराहट में फैल गया। हाँ, बोलो। कुछ नहीं, हैरी ने धीरे से कहा। उसने अपने चंपत्र की तरफ देखा और एक बार फिर उस पर कलम रखकर लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार फिर उसके हाथ के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। एक बार फिर शब्द उसकी चमड़ी को भेद गए और कुछ पल बाद दोबारा ओझल हो गए। यही सिलसिला चलता रहा। बार बार हैरी ने चंपत्र पर शब्द लिखे। जल्द ही उसे पता चल गया कि वह स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से लिख रहा था। बार बार शब्द उसके हाथ के पिछले हिस्से में घाव बनाते रहे, ओझल होते रहे और चंपत्र पर कलम रखते ही उभरते रहे। अम्बridge की खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया। हैरी ने यह नहीं पूछा कि उसे जाने की इजाजत कब मिलेगी। उसने अपनी घड़ी की तरफ भी नहीं देखा। वो जानता था कि अम्बridge उसे कमजोर देखना चाहती है और वह कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, भले ही उसे यहाँ सारी रात बैठना पड़े और इस कलम से अपने हाथ पर घाव बनाना पड़े। यहाँ आओ, उन्होंने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने घंटों बाद ये बात कही हो। वो उठकर खड़ा हो गया। उसका हाथ बुरी तरह दुख रहा था। जब उसने इसे देखा तो उसे नजर आया कि घाव तो भर गया था, लेकिन वहां पर चमड़ी बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। हाथ बढ़ाओ, उन्होंने कहा। हैरी ने हाथ बढ़ाया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ कर देखा। हैरी का कांपने का मन हुआ जब उन्होंने उसके हाथ को अपनी मोटी गांठदार उंगलियों से छुआ, जिस पर वे कई बदसूरत पुरानी अंगूठियां पहने हुए थीं। ऐसा लगता है अभी ज्यादा गहरी छाप नहीं छूटी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम कल शाम को दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अब तुम जा सकते हो। हैरी बिना कुछ कहे उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। स्कूल अब बिल्कुल सुनसान था। निश्चित रूप से आधी रात से ज्यादा समय हो चुका होगा। वह धीरे धीरे गलियारे में गया। फिर जब वो मोड़ मुड़ा और जब उसे यकीन हो गया कि उसके दौड़ने की आवाज अम्बridge को सुनाई नहीं दे पाएगी, तो वह दौड़ने लगा। उसके पास ओजन मंत्र का अभ्यास करने का समय नहीं था। उसने अपनी सपनों की डायरी में एक भी सपना नहीं लिखा था। इसके अलावा उसने न तो काष्ठजीव की ड्राइंग पूरी की थी, न ही निबंध लिखे थे। अगली सुबह उसने नाश्ता नहीं किया ताकि ज्योतिष के लिए एक दो मनगढ़ंत सपने लिख सके, जो उनकी पहली क्लास थी। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि अस्त व्यस्त हुलिये वाला रॉन भी ऐसा ही कर रहा था। तुमने यह काम कल रात को क्यों नहीं किया? हैरी ने पूछा, जब रॉन प्रेरणा की तलाश में हॉल में चारों तरफ घूर रहा था। रात को जब हैरी कमरे में लौटा था तो रॉन गहरी नींद में सो रहा था। रॉन ने बुदबुदाकर जवाब दिया कि वह कोई दूसरा काम कर रहा था। फिर वह अपने चंपत्र पर झुका और कुछ शब्द लिख दिए। यह काफी होगा, उसने अपनी डायरी धार से बंद करते हुए कहा। मैंने लिखा है कि मैंने नए जूते खरीदने का सपना देखा था। वे इसका कोई भयंकर मतलब तो नहीं निकाल सकती है ना? वे जल्दी से एक साथ उत्तरी मीनार की तरफ गए। अम्बridge की सजा कैसी रही? उन्होंने तुमसे क्या करवाया? हैरी एक पल झिझकने के बाद बोला, लाइनें लिखवाई। रॉन ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है ना? नहीं, हैरी जवाब दिया। रॉन ने सहानुभूति से आह भरी। हैरी के लिए यह एक और बुरा दिन था। यह रूपांतरण में उसके सबसे बुरे दिनों में से एक था, क्योंकि उसने ओझल मंत्र का जरा भी अभ्यास नहीं किया था। उसने लंच के घंटे में बैठकर काष्ठजीव की ड्राइंग पूरी की। इस दौरान प्रोफेसर मैगोनिकल, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक और प्रोफेसर सिनिस्ट्रा ने उसे नया होमवर्क दे दिया। इसे इस होमवर्क के उस शाम को पूरे होने की कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शाम को उसे अम्बridge के पास सजा काटने जाना था। इन सब के ऊपर एंजेलिना जॉनसन ने उसे एक बार फिर खाने के समय उसे धर दबोचा। जब उसे यह पता चला कि वह शुक्रवार को कीपर की ट्रायल्स में शामिल नहीं हो पाएगा, तो उसने हैरी को बता दिया कि उसका नजरिया ठीक नहीं है और टीम के खिलाड़ियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे क्विडिच के प्रशिक्षण को अपने बाकी कामों से ऊपर रखेंगे। जब वह दूर चली गई तो हैरी चिल्लाया, मुझे सजा मिली है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्विडिच खेलना चाहूंगा या उस बूढ़ी मेंढकी के साथ कमरे में बंद रहना चाहूंगा? संतोष की बात यह है कि तुम्हें सिर्फ लाइनें लिखनी है।
हरमाइनी ने तसल्ली दी जब हैरी अपनी बेंच पर दोबारा बैठ गया और अपने स्टीक व किडनी पाई की तरफ देखने लगा, जो अब उसे इतने लुभावने नहीं लग रहे थे। देखो, यह तो ज्यादा बुरी सजा नहीं है। हैरी ने अपना मुंह खोला, दोबारा बंद किया और सिर हिला दिया। उसे दरअसल ये पता नहीं था कि वो रॉन और हरमाइनी को अम्बridge के कमरे में होने वाली घटना क्यों नहीं बता रहा था। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि वह उनके चेहरे पर दहशत के भाव नहीं देखना चाहता था। इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी तथा उसे उसका सामना करने में ज्यादा मुश्किल होगी। उसे यह भी हल्का एहसास था कि यह उसका और अम्बridge का आपसी मामला था। यह उन दोनों की इच्छा शक्तियों का आपसी युद्ध था और वह उन्हें यह सुनने की संतुष्टि नहीं देना चाहता था कि उसने इस बारे में शिकायत की थी। रॉन ने उदासी से कहा, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि हमें इतना सारा होमवर्क मिला है। तो तुमने उसे कल रात को पूरा क्यों नहीं किया रॉन? हरमाइनी ने उससे पूछा। वैसे तुम कल रात को थे कहाँ? मैं टहलने गया था, रॉन ने नजरें चुराते हुए कहा। हैरी समझ गया कि वह अकेला ही नहीं था जो कुछ छिपा रहा था। दूसरी सजा भी पहली सजा जितनी ही बुरी थी। अब हैरी के हाथ के पीछे की चमड़ी ज्यादा लाल हो गई थी और सूज गई थी। हैरी को लगा कि कुछ समय बाद यह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। जल्दी ही उसके हाथ में हमेशा के लिए घाव बन जाएगा और शायद तब जाकर अम्बridge को संतोष होगा। बहरहाल उसने अपने मुंह से दर्द भरी एक भी आ नहीं निकलने दी और ऑफिस में घुसने से लेकर आधी रात को निकलने तक उसने गुड इवनिंग और गुड नाइट के अलावा और कुछ नहीं कहा। बहरहाल उसके होमवर्क की स्थिति अब बहुत चिंताजनक हो चुकी थी। जब वह गुरुद्वार के हॉल में लौटा तो जबरदस्त थकान के बावजूद वो अपने पलंग पर सोने नहीं गया, बल्कि उसने अपनी किताबें खोली और स्नेप का मून स्टोन वाला निबंध लिखने लगा। निबंध पूरा होते होते 2:30 बज गए। वो जानता था कि उसने खराब निबंध लिखा था, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो कैसा भी निबंध नहीं दिखाएगा तो स्नेप उसे सजा दे देंगे। फिर उसने प्रोफेसर मैगोनिगल के दिए सवालों के जवाब घसीट मारे। इसके बाद प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के सवाल का जवाब लिखा कि काष्ठ जीवों की देखभाल कैसे की जाती है। फिर वो बिस्तर पर चला गया, जहां वो कपड़े पहने पहने ही बिस्तर पर लुढ़क गया और तत्काल सो गया। गुरुवार थकान के कुहासे में गुजर गया। रॉन भी बहुत उनींदा दिख रहा था, हालांकि हैरी को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। हैरी की तीसरी सजा भी पिछली 2 सजाओं की तरह कटी। फर्क सिर्फ इतना था कि 2 घंटे के बाद मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए शब्द हैरी के हाथ के पीछे से ओझल नहीं हुए, बल्कि वहीं पर बने रहे और खून की बूंदों में छिलमिलाते रहे। नुकीली कलम के रुकने पर प्रोफेसर अम्बridge ने ऊपर देखा। अह, उन्होंने धीरे से कहा, जब उन्होंने अपनी डेस्क के पीछे से आकर उसके हाथ की जांच की। अच्छा है, इससे तुम्हें याद रहेगा, है ना? आज रात की तुम्हारी छुट्टी। क्या मुझे कल फिर से आना होगा? हैरी ने अपना स्कूल बैग अपने दुख रहे हाथ के बजाय बाएं हाथ से उठाते हुए पूछा। ओह हाँ, प्रोफेसर अम्बridge ने पहले जितनी ही चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझे लगता है एक और शाम के काम से सबक थोड़ा गहरा चला जाएगा। हैरी ने पहले कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में किसी और टीचर से वो स्नेप से भी ज्यादा नफरत कर सकता था, लेकिन गुरुद्वार की मीनार की तरफ लौटते समय उसे स्वीकार करना पड़ा कि स्नेप का एक प्रबल प्रतिद्वंदी मिल गया है। उसने 7वीं मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सोचा, वे बुरी हैं, बुरी, विकृत, पागल बुढ़िया। रॉन! वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर दाहिनी ओर मुड़ते ही रॉन से टकराते टकराते बचा, जो अपनी झाड़ू के साथ लंबे लेक लेन की मूर्ति के पीछे छुपा हुआ था। हैरी को देखते ही वह हैरानी से उछला और अपनी नई क्लीन स्वीप 11 झाड़ू को पीठ के पीछे छिपाने की कोशिश करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? हैरी ने उसकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। तुम मुझे बता सकते हो रॉन, तुम यहाँ किस लिए छिप रहे हो? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं फ्रेड और जॉर्ज से छिप रहा हूँ, रॉन ने कहा। वे फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चों को लेकर अभी अभी यहाँ से निकले हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि वे फिर से उन पर प्रयोग कर रहे होंगे। मेरा मतलब है, वे यह काम अब हॉल में तो नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हरमाइनी है। वो बहुत तेजी से बोल रहा था। हैरी ने पूछा, लेकिन तुम उड़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू क्यों है? मैं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन हंसना मत, ठीक है? रॉन ने रक्षात्मक अंदाज में कहा और उसका चेहरा हर पल ज्यादा लाल होता गया। मैंने मैंने सोचा कि अब जब मेरे पास एक ठीक ठाक झाड़ू आ गई है तो मैं गुरुद्वार टीम का कीपर बनने की कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब हंस लो। मैं नहीं हंसूंगा, हैरी ने कहा। रॉन ने पलकें मिचमिचाई। यह बहुत बढ़िया ख्याल है। अगर तुम टीम में आ जाते हो तो यह तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने तुम्हें कीपर के रूप में कभी खेलते नहीं देखा है। क्या तुम अच्छा खेलते हो? बुरा नहीं है, रॉन ने कहा, जिसे हैरी की प्रतिक्रिया देखकर बड़ी राहत मिली थी। छुट्टियों में खेलते समय चार्ली, फ्रेड और जॉर्ज मुझे हमेशा कीपर बनाते थे।
तो तुम आज शाम को प्रैक्टिस कर रहे थे? मंगलवार से हर शाम को कर रहा हूँ, लेकिन अकेले। मैं जादू से तूफान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह काम आसान नहीं है और मैं नहीं जानता कि इससे कितना फायदा होगा। रॉन घबराया हुआ और तनावग्रस्त दिख रहा था। जब मैं ट्रायल्स देने के लिए पहुंचूंगा तो फ्रेड और जॉर्ज हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। जब से मैं प्रीफेक्ट बना हूं तब से मेरा खूब मजाक उड़ा रहे हैं। जब वे एक साथ हॉल की तरफ जाने लगे तो हैरी ने कटुता से कहा, काश मैं भी वहां होता। हाँ, तुम होते तो। हैरी, तुम्हारे हाथ के पीछे क्या है? हैरी ने अभी अभी अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक खुजाई थी। उसने अपना हाथ छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसे उतनी ही सफलता मिली जितनी कि रॉन को अपनी क्लीन स्वीप झाड़ू छुपाने में मिली थी। यह तो बस खरोच है, कुछ नहीं। यह तो। लेकिन रॉन ने हैरी की बांह पकड़ ली और उसके हाथ के पिछले हिस्से को अपनी आंखों की ऊंचाई तक लाकर देखा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, जिस दौरान रॉन ने चमड़ी पर उभरे हुए शब्दों को घूरा। फिर दहशत में आकर उसने हैरी का हाथ छोड़ दिया। तुमने तो कहा था उसने तुमसे सिर्फ लाइनें लिखवाई थी। हैरी झिझका, लेकिन रॉन ने उसे सच्चाई बताई थी, इसलिए उसने भी रॉन को सच्चाई बता दी कि वह अम्बरिज के ऑफिस में किस तरह अपने घंटे गुजार रहा था। खुसक बुढ़िया, रॉन ने नफरत भरी फुसफुसाहट में कहा। जब वे मोटी औरत के सामने आकर रुके, वो अपना सिर फ्रेम से टिकाकर शांति से ऊँग रही थी। वह पागल हो चुकी है। मैगोनिकल के पास जाओ, शिकायत करो। नहीं, हैरी ने तत्काल कहा। मैं उन्हें यह जानने की संतुष्टि नहीं दूंगा कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। तुम्हें हरा दिया है? तुम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। तुम्हें शिकायत करनी चाहिए, हैरी ने कहा। मैं नहीं जानता कि मैगोनिकल उनके मामले में कितना दखल दे सकती है। तो फिर डंबलडोर को बता दो। नहीं, हैरी ने साफ इनकार कर दिया। क्यों नहीं? उनके दिमाग पर पहले ही बहुत बोझ है, हैरी ने कहा। लेकिन यह असली कारण नहीं था। वह डंबलडोर से इसलिए मदद नहीं मांगना चाहता था क्योंकि डंबलडोर ने जून के बाद से उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, रॉन ने कहना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी बात मोटी औरत ने काट दी, जो उन्हें उनींदी आंखों से देख रही थी और अब तंग आकर बोल पड़ी। तुम दोनों पासवर्ड बोलोगे या फिर मैं सारी रात जागकर तुम्हारी बातचीत खत्म होने का इंतजार करूं? शुक्रवार की सुबह सप्ताह के बाकी दिनों की तरह ही उदास और नम थी। हालांकि बड़े हॉल में दाखिल होते ही हैरी की नजर स्टाफ टेबल की तरफ अपने आप चली गई, लेकिन उसे हैग्रिड के दिखाई देने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना दिमाग तत्काल अपनी ज्यादा गंभीर समस्याओं की तरफ मोड़ा। होमवर्क का अंबार जिसे उसे निपटाना था, तथा अम्बरिज के साथ एक और सजा। हैरी को उस दिन दो चीजों से संबल मिला। एक तो यह कि वीकेंड आ रहा है, और दूसरा यह कि हालांकि अम्बरिज के साथ उसकी आखिरी सजा निश्चित रूप से भयंकर होगी, लेकिन उनकी खिड़की से उसे क्विडिच पिच का दृश्य दिखेगा, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो रॉन का ट्रायल देख सकता है। यह सच था कि ये उम्मीद की बहुत हल्की किरणें थीं, लेकिन हैरी हर उस चीज के लिए कृतज्ञ था जो उसके वर्तमान अंधेरे में रोशनी ला सके। हॉगवर्ट्स में किसी सत्र का पहला सप्ताह पहले कभी इतना बुरा नहीं गुजरा था। उस शाम को 5 बजे उसने प्रोफेसर अम्बरिज के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे सचमुच आशा थी कि यह आखिरी बार होगा। उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। जालीदार टेबल क्लॉथ से ढकी टेबल पर खाली चंपत्र उसका इंतजार कर रहा था, और उसके पास नुकीली काली कलम भी रखी थी। अम्बरीज ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर पॉटर, तुम्हें मालूम है क्या करना है? हैरी ने कलम उठा ली और खिड़की के पार देखा। अगर वो अपनी कुर्सी 1 इंच दाहिनी तरफ खिसका ले, टेबल के ज्यादा करीब आने के बहाने से, उसने ऐसा कर लिया। अब उसे दूर से करोड़ द्वार की क्विडिच टीम पिच पर ऊपर नीचे उड़ती दिख रही थी, जबकि 6 स्याह आकृतियां 3 ऊंचे गोल पोस्ट के नीचे खड़ी थीं और स्पष्ट रूप से अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। इतनी दूर से बताना संभव नहीं था कि उनमें से रॉन कौन सा था। हैरी ने लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके दाहिने हाथ का घाव खुल गया और उसमें एक बार फिर खून बहने लगा। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। घाव और गहरा हो गया तथा पहले से भी तेज दुखने लगा। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी कलाई से खून बहने लगा। उसने खिड़की के बाहर एक और नजर डाली। जो भी गोल पोस्ट की सुरक्षा कर रहा था वो बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा था। हैरी को देखते ही देखते केटी बेल ने कुछ सेकंड में 2 गोल कर दिए। इस उम्मीद के साथ कि वह कीपर रॉन नहीं होगा, उसने अपनी आंखें दोबारा उस चमपत्र की ओर लौटाई जो खून से चमक रहा था। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी उसे लगता था कि वह जोखिम ले सकता है, वह बाहर देखने लगता था। जब भी उसे अम्बरिज की कलम के चलने या डेस्क की दराज खुलने की आवाज आती थी तो वो बाहर देख लेता था। तीसरा गोलकीपर काफी अच्छा था, चौथा तो भयंकर था।
पांचवे ने एक पहलवान को तो बहुत अच्छी तरह से चकमा दिया, लेकिन एक आसान गोल को नहीं बचा पाया। आसमान में अंधेरा छाने लगा था, इसलिए हैरी को लगा कि वह छठे और सातवें गोलकीपर को नहीं देख पाएगा। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चंपत्र पर अब उसके हाथ के पीछे से गिरते खून के निशान बन चुके थे। उसका हाथ दर्द के मारे सन्ना रहा था। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो रात हो चुकी थी और अब क्विडिच पिच बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। आधे घंटे बाद अम्बरीज की धीमी आवाज आई, देखते हैं कि सबक अब भी गहरा है कि नहीं। वे उसके पास आईं और अपनी छोटी छोटी अंगूठीदार उंगलियां उसकी बाह तक लाई, और फिर जब उन्होंने उसे पकड़कर उसकी चमड़ी पर खुदे शब्दों की जांच की तो हैरी को बहुत तेज दर्द हुआ। हाथ के पीछे नहीं, बल्कि अपने माथे के निशान में। इसी समय रीढ़ की हड्डी के आसपास उसे बड़ी अजीब अनुभूति हुई। उसने उनकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया और खड़े होकर उन्हें घूरने लगा। वे भी अपने चौड़े तुलतुल मुंह पर मुस्कान लाकर उसे घूरने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, इससे दर्द होता है ना? हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वे उसके हाथ के बारे में बात कर रही थी या फिर वे जानती थी कि उसके माथे में दर्द हो रहा था। अच्छा मिस्टर पॉटर, मुझे लगता है कि अब तुम मेरा सबक सीख चुके हो, है ना? तुम जा सकते हो। उसने अपना स्कूल बैग उठाया और जितनी तेजी से हो सकता था कमरे से बाहर चला गया। सीढ़ियों के ऊपर भागते समय उसने खुद से कहा, शांत रहो, शांत रहो। जरूरी नहीं है कि इसका मतलब वही हो जो तुम समझ रहे हो। मिम्बुलस मिम्बलटोनिया, उसने मोटी औरत से हांफते हुए कहा, जो एक बार फिर आगे की तरफ झूल गई। एक जोरदार आवाज ने उसका स्वागत किया। रॉन उसकी तरफ भागता हुआ आया। उसका चेहरा खिला हुआ था और उसके हाथ के प्याले से बटर बियर उसके दुशाले के सामने छलक रहे थे। हैरी, काम बन गया, मुझे चुन लिया गया, मैं कीपर बन गया। क्या? ओह, बहुत बढ़िया, हैरी ने कहा और स्वाभाविक तरीके से मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका हाथ बुरी तरह दुख रहा था तथा उससे खून बह रहा था। बटर बियर पियो, रॉन ने उसकी तरफ एक बोतल बढ़ा दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, हरमाइनी कहाँ चली गई? वह वहां है, फ्रेड ने बटर बियर पीते हुए कहा और अंगीठी के पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वहां हरमाइनी ऊँग रही थी और उसका गिलास उसके हाथ में डरावने ढंग से झूल रहा था। रॉन ने थोड़ी उदासी से कहा, जब मैंने उसे बताया तो वो बहुत खुश हो गई। उसे सोने दो, जॉर्ज ने जल्दी से कहा। कुछ पल बाद हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि फर्स्ट ईयर के कई बच्चे उनके आसपास खड़े थे और उनके चेहरों से खून बहने के स्पष्ट निशान दिख रहे थे। रॉन, यहाँ आकर देखो कि ओलिवर के पुराने दुशाले तुम्हें ठीक से आते हैं या नहीं, केटी बेल ने कहा। हम उसका नाम हटा देंगे और तुम्हारा नाम लिख देंगे। जब रॉन चला गया तो एंजेलिना हैरी के पास आई। माफ करना पॉटर, मैं तुम पर ज्यादा ही भड़क गई थी, उसने अचानक कहा। तुम जानते हो, कप्तान का काम बहुत तनाव भरा होता है। मैं अब सोचने लगी हूँ कि कई बार मैंने ओलिवर को बहुत ज्यादा परेशान किया था। वह हल्की सी त्योरी चढ़ाकर रॉन को अपने प्याले के ऊपर से देख रही थी। देखो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो बहुत शानदार कीपर नहीं है, उसने साफ साफ कह दिया। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़े प्रशिक्षण के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। वह अच्छे क्विडिच खिलाड़ियों के परिवार से आया है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद है कि आज उसने जो प्रतिभा दिखाई है उसमें उससे कई ज्यादा प्रतिभा होगी। विकी फ्रॉबिशर और जियाफ्री हुपर दोनों ही आज शाम को उससे ज्यादा अच्छी तरह खेले थे, लेकिन हुपर बहुत शिकायत करता है। वो हमेशा किसी न किसी बात पर रोता रहता है और विकी हर तरह की सोसाइटी में उलझी रहती है। उसने खुद यह कहा था कि अगर प्रशिक्षण उसके सम्मोहन क्लब की मीटिंग वाले दिन होगा तो वह सम्मोहन क्लब को प्राथमिकता देगी। खैर, हम कल दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए तुम ये सुनिश्चित कर लो कि इस बार तुम वहां पर रहो और मुझ पर एक एहसान करना, रॉन की ज्यादा से ज्यादा मदद करना, ठीक है? उसने सिर हिला दिया और एंजेलिना एक बार फिर एलिसिया स्पिनेट के पास चली गई। हैरी हरमाइनी के पास बैठने के लिए गया और जब उसने अपना बैग नीचे रखा तो वह झटके से जाग गई। ओ हैरी, तुम हो? रॉन के बारे में अच्छी खबर है ना? उसने उनींदी आवाज में कहा। मैं बहुत 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 थक गई हूँ, उसने जम्हाई ली। मैं हेड बनाने के लिए 1 बजे तक जागी। वे बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। हैरी ने जब गौर से देखा तो उसे नजर आया कि कमरे में चारों तरफ ऊन के हैट छिपे हुए थे, जहां बेखबर घरेलू जिन उन्हें अनजाने में उठा सकते थे। ठीक है, हैरी ने विचलित होकर कहा। अगर वो किसी को जल्दी नहीं बताएगा तो उसका पेट फट जाएगा। सुनो हरमाइनी, मैं अम्बरिज के ऑफिस में बैठा था और उन्होंने मेरा हाथ छुआ। हरमाइनी ने गौर से सुना। जब हैरी ने अपनी बात पूरी कर ली तो वह धीरे से बोली, तुम इस बारे में चिंतित हो कि कहीं तुम जानते हो कौन क्विरेल की तरह उसे भी तो नियंत्रित नहीं कर रहा है? हाँ,
हैरी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। इस बात की संभावना तो है ना? शायद, हरमाइनी ने कहा, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे उस बात से सहमत नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उसके शरीर पर इस तरह के कब्जा कर सकता है जिस तरह उसने क्विरल के शरीर पर किया था। मेरा मतलब है, अब वो दोबारा जिंदा हो गया है ना? अब उसके पास अपना खुद का शरीर है। उसे किसी दूसरे के शरीर में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो उस पर सम्मोहन शाप का इस्तेमाल जरूर कर सकता है। हैरी ने एक पल के लिए फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन को बटर बियर की खाली बोतलें लहराते हुए देखा। फिर हरमाइनी ने कहा, लेकिन पिछले साल जब तुम्हारा निशान दुखा था तब तो कोई तुम्हें छू नहीं रहा था। और क्या डंबलडोर ने ये नहीं कहा था कि इसका संबंध तुम जानते हो कौन की उस वक्त की भावनाओं से होगा? मेरा मतलब है, शायद इसका अम्बरिज से कोई लेना देना न हो। शायद यह सिर्फ संयोग हो कि यह उसी समय हुआ जब तुम उनके साथ थे। वह बुरी औरत है, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा, विकृत मानसिकता वाली। वह भयंकर है, हाँ। लेकिन हैरी, मुझे लगता है कि तुम्हें डंबलडोर को बता देना चाहिए कि तुम्हारा निशान दुखा था। 2 दिन में दूसरी बार उसे डंबलडोर के पास जाने की सलाह दी गई थी और उसने हरमाइनी को भी वही जवाब दिया जो उसने रॉन को दिया था। मैं उन्हें इस बात से परेशान नहीं करना चाहता। जैसा तुमने अभी कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह गर्मियों भर बीच बीच में दुखता रहा है। आज रात को यह थोड़ा ज्यादा दुखा, बस इतनी सी ही बात है। हैरी, मुझे यकीन है कि डंबलडोर इस बारे में सुनना चाहेंगे। हाँ, हैरी ने कहा, और उससे पहले कि वो खुद को रोक पाता उसके मुंह से निकल पड़ा, मेरे बारे में सिर्फ निशानी तो है जिसकी डंबलडोर को परवाह है ना? ऐसा मत कहो, ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में लिखकर सीरियस को बता सकता हूँ। देखते हैं वो क्या सोचता है। हैरी, तुम इस तरह की बात चिट्ठी में नहीं लिख सकते हो, हरमाइनी दहशत में आते हुए बोली। तुम्हें याद नहीं है, मूडी ने हमसे चिट्ठी लिखते समय सावधान रहने को कहा था? इस बात की क्या गारंटी है कि कोई उल्लुओं को बीच में नहीं पकड़ लेगा? ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा, हैरी ने चिढ़कर कहा और खड़ा हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ, ये बात रॉन को मेरी तरफ से बता देना, ठीक है? ओ नहीं, हरमाइनी ने राहत में दिखते हुए कहा। अगर तुम सोने जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं भी सोने जा सकती हूँ। मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ और मैं कल बहुत सारे हेड बनाना चाहती हूँ। सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसमें बड़ा मजा आता है और मैं इस काम में अब निपुण होती जा रही हूँ। अब मैं डिजाइन भी बना सकती हूँ। हैरी ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो उत्साह से चमक रहा था और उसने नाटक करने की कोशिश की जैसे इस प्रस्ताव पर सोच रहा हो। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं काम करूंगा, धन्यवाद, उसने कहा। और कल नहीं, मुझे कल बहुत सारा होमवर्क करना है। वह लड़कों के कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने देखा कि हरमाइनी थोड़ी निराश दिख रही थी।